बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तस्वीर की उड़ान, इमरान सीरीज, मुसन्निफ इब्ने सफ़ी। हफरोजर को होश आया तो इसने हाथ पुश्त पर बंधे हुए पाए और इन चारों को अपने हाथ खोलने की जिद्दोजहद में मसरूफ देखा। तुम सब गधे हो, वो हलक फाड़ कर धाड़ा। वाकई गधे हैं हम पांचों। शट अप, हफरोजर धाड़ा। इससे कोई फायदा नहीं, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। पता नहीं ये कौन था, एक बोला। दरवाज़ा मुकफल क्यों नहीं किया गया था, हफरोजर गुर्राया। तुमने ही क्यों नहीं ख्याल रखा, एक बोला। मैं कहता हूँ खामोश रहो, हफरोजर बोला। लेकिन वो हमें इस तरह बांध कर क्यों डाल कर गया? मैं नहीं जानता, हफरोजर बेजारी से बोला। वो स्केच बुक भी ले गया, एक और बोला। मेरा दिमाग ना खाओ, हफरोजर की आवाज़ पस्त हो गई। क्या हम इसकी वापसी के इंतजार में पड़े रहें? एक ने कहा। इसे वापस आने की क्या जरूरत है? लेकिन हम किसी तीसरी पार्टी के वजूद से लाइल में रहे हैं, हफरोजर ने कहा। आखिर इस स्केच बुक में क्या है रॉजर, एक ने पूछा। मैं नहीं जानता। वो बुलडॉग का बच्चा खुद नहीं आना चाहता लड़की के सामने, इसलिए स्केच बुक तुम लोगों के हवाले कर दी थी, हफरोजर ने कहा। और तुमने वो स्केच बुक इसके हवाले कर दी? इनमें से एक ने तंजिया लहजे में कहा। हैंडले, इससे कहो कि खामोश रहे, हफरोजर बोला। सुनो तो रॉजर, जब इसे ये मालूम होगा कि स्केच बुक हमसे किसी जेब कुतरे ने हथिया ली तो? खामोश रहो, खामोश रहो, हमें जल्द कुछ करना चाहिए, हफरोजर ने कहा। वो फिर उठ बैठने की कोशिश करने लगे। इतने में राहदारी से भाई भाई कदमों की आवाज़ आई और वो एकदम साकित हो गए। फिर से हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोला और अंदर आ गया। ये एक चौड़े शानों वाला कोताह गर्दन आदमी था। थोड़ी भारी थी और होठ इतने पतले थे कि नुकीली नाक के नीचे सिर्फ एक लकीर सी मालूम होती थी। आंखें भूरे थीं और गैर मामूली तौर पर घनी भवों के नीचे बड़ी हैबतनाक लग रही थी। जिस्म की बनावट बेपनाह कुव्वत की गमाजी कर रही थी। दरवाजे के करीब ही रुककर इसने सर्द लहजे में कहा, यह क्या मस्खरापन है? कोई कुछ ना बोला। ऐसा मालूम होता था जैसे इन्हें सांप सूंघ गया हो। बताओ, वो पैर पटक कर धाड़ा। हम नहीं जानते वो कौन था, हफरोजर मुर्दा सी आवाज में बोला। कौन? आने वाले ने पूछा। मैं क्रिस्टन को यहाँ पर लाया था और स्केचबुक दिखाकर इससे सवालात कर ही रहा था कि अचानक वो आ गया, हफरोजर ने कहा। वो कौन सुअर के बच्चे? आने वाला बोला। मैं नहीं जानता, इससे पहले कभी नहीं देखा, हफरोजर ने कहा। कैसा था? आने वाले ने पूछा। कुछ अजीब सी शक्ल थी। फूली हुई बदनुमा नाक के नीचे इतनी घनी मूछें थी कि दहाना छुप गया था, रॉजर बोला। कोई मकामी आदमी था? हाँ, मकामी ही मालूम होता था। यकीनन वो तुम्हारे पीछे ही लगकर यहाँ तक पहुँचा होगा, आने वाले ने कहा। पता नहीं, हफरोजर ने कहा। पता नहीं? आने वाले ने दांत पीसकर दोहराते हुए जोर का थप्पड़ हफरोजा के मुंह पर रसीद किया कि वो फिर फर्श पर लौट गया। इसकी नाक से खून की धार बह निकली थी। अब वो इन चारों की तरफ मुतवज्जा हुआ। चलना में इन्हें घूरता रहा, फिर सर्द लहजे में बोला। क्या वो तन्हा था? तन्हा था, इनमें से एक ने फंसी फंसी सी आवाज में जवाब दिया। तन्हा आदमी तुम पांचों को इस तरह बेबस कर गया, क्यों? कोई कुछ ना बोला। स्केचबुक कहाँ है? वो हलक फाड़ कर धाड़ा। वो स्केचबुक भी ले गया, हफरोजर ने भी इसी के अंदाज में चीख कर बोला। और क्रिस्टन को भी ले गया। कुत्ते, इसने बढ़कर एक के सर पर एक जोरदार ठोकर रसीद की। फिर हफरोजर किसी मरते हुए भैंसे की तरह लिकड़ाकर खामोश हो गया। कोताह गर्दन आदमी किसी गजबनाक भेड़िए की तरह हाँपता रहा, फिर चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। वो चारों हफरोजर की तरफ देख रहे थे। वो गालिबन दोबारा बेहोश हो गया था। इसके बाद वो खामोशी से एक दूसरे की शक्ल देखते रहे। दरवाज़ा फिर खुला और वही आदमी अंदर दाखिल हुआ। इस बार वो खाली हाथ नहीं था, बल्कि चौड़े फर वाली एक बड़ी सी कुल्हाड़ी संभाल रखी थी। इसे इस हैयत कज़ाई में देखकर वो चारों हजियानी अंदाज में चीखने लगे। तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, वो बैक वक्त गिर गया है। लेकिन वो एक के शाने पर कुल्हाड़ी से वार कर चुका था। इसकी गर्दन कट कर बाएं शाने पर झूल गई। बड़ी खौफनाक खड़खड़ाहट के साथ कटी हुई गर्दन से खून का फवारा छूटा था। फिर वो सब बेबसी से चीखते और यके बाद दीगरे कत्ल होते रहे। आखिर में इसने बेहोश हफरोजा की गर्दन पर भी वार किया और वो भी चुप चुपाते खत्म हो गया। मेज पर उबले हुए मटर के दानों और अंडों के खागीने के साथ बासी रोटी के भूरे टोस्ट भी मौजूद थे। ऐसे ही खाने से बदन में जान आती है, इमरान क्रिस्टन से कह रहा था।
भूख में हर चीज़ अच्छी लगती है। तुम्हारे और क्या मशागिल हैं? क्रिस्टन ने पूछा। मशागिल? हाँ हाँ, मशागिल शरीफ आदमियों के होते हैं, हम जैसों को मशागिल की फुर्सत कहाँ? इमरान ने कहा। आखिर कुछ ना कुछ तो करते होगे, क्रिस्टन बोली। इसे छोड़ो, ये बताओ कि इन पांचों में से कोई भी तुम्हें स्वीडिश मालूम हुआ था या नहीं? इमरान ने पूछा। मेरा ख्याल है कि इनमें से एक भी मेरा हमवतन नहीं था, क्रिस्टन ने कहा। तो इसका ये मतलब हुआ कि जिसने तुमसे फ़ोन पर गुफ्तगू की थी, इन लोगों के दरमियान मौजूद नहीं था? इमरान ने पूछा। वो कुछ ना बोली, खामोशी से उबले हुए मटर हलक में उतारती रही। अच्छी बात है, इसे भी छोड़ो, इमरान कुछ देर बाद बोला। ये बताओ, कभी तुम्हारे मुल्क में भी किसी ने इस स्केचबुक के लिए बेचैनी जाहिर की थी? इमरान ने पूछा। कभी नहीं, वहाँ मैं बड़े सुकून से ज़िंदगी बसर करती रही हूँ, क्रिस्टन बोली। वो फिर कुछ देर खामोशी से खाते रहे। इमरान कोशिश कर रहा था कि वो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता स्केचबुक की असल कहानी उगल दे। दफतन वो चौंक पड़ा और इस तरह उनकने लगा जैसे किसी किस्म की आवाज़ सुनी हो। क्या बात है? क्रिस्टन ने पूछा, लेकिन इसे जवाब देने की बजाय इमरान ने फौरन केरोसिन लैंप बुझा दिया। क्या? क्रिस्टन ने कहना चाहा। खामोश बैठी रहो, इमरान आहिस्ता से बोला। और फिर वो आवाज़ वाज़ेह हो गई, और ये किसी ब्लड हाउंड की आवाज़ हो सकती थी। शायद कोई हमारे कुत्ता हमारी तलाश में सरगर्दा है, इमरान बोला। क्या मतलब? क्रिस्टन ने कहा। ओह, तो वो हमारी राह पर लग गया है। आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता करीब आती जा रही थी। फिर क्या होगा? क्रिस्टन ने कहा। जहाँ हो वहीं बैठी रहो, मैं देख लूँगा, इमरान बोला। जरा ही देर में वो मकान की छत पर जा पहुंचा। कुत्ता मकान के करीब ही खड़ा भौंक रहा था, और इसके साथ एक इंसानी हेवला भी नजर आ रहा था। इसे मकान पर टॉर्च की रोशनी डाली। इमरान ने बड़ी फुर्ती से खुद को रोशनी की पहुंच से बचाया। इसके बाद ही दरवाज़ा पीटने की आवाज़ सुनाई दी। इमरान दोबारा नीचे पहुंचा। क्रिस्टन बुरी तरह सहमी हुई थी। दफतन बाहर से गूंजदार आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा खोलो, वरना तोड़ दिया जाएगा। तुम बस इस तरह खामोश बैठी रहना, वो आहिस्ता से बोला। ओपे कमरे से निकलकर पिछले दरवाजे पर पहुंचा। आहिस्तगी दरवाज़ा खोलकर मकान की पुष्ट पर निकल आया, और अब वो ज़मीन पर सीने के बल लेटकर आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ सदर दरवाजे की तरफ जा रहा था। कुत्ते की धुंधली परछाई तो इसे नजर आई, लेकिन दरवाज़ा पीटने वाला दिखाई ना दिया। फिर अक्लमंदी का तकाजा यही था कि वो साइलेंसर लगे हुए रिवॉल्वर से कुत्ते पर फायर कर देता, और यह हकीकत है कि अगर पल भर के लिए भी वो चौका होता तो कुत्ते ने इस पर छलांग लगा दी होती। वो गोली खाकर उछला ही था कि इमरान ने दूसरा फायर भी किया। इसकी आखिरी चीखें बड़ी भयानक थीं। इमरान ने दूसरे ही लम्हे में भागते हुए कदमों की आवाज़ें सुनी, लेकिन भागने वाले को देख ना सका। फिर जरा ही सी देर में पहले का सा सन्नाटा तारी हो गया। अब वो दोबारा रेंगता हुआ मकान के ऊपरी हिस्से की तरफ वापस जा रहा था। क्रिस्टन सहमी हुई हालत में मिली। वो सब क्या था? इसे घुटी घुटी सी आवाज़ में पूछा। मेरा ख्याल है कि हम यहाँ महफूज नहीं हैं, इमरान बोला। तो फिर अब क्या होगा? क्रिस्टन ने कहा। मैं तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी ले चुका हूँ, इमरान बोला। मेरे खुदा, मैं क्या करूँ? सोच भी नहीं सकती थी कि इन हालात से गुजरना पड़ेगा, क्रिस्टन बोली। परवाह मत करो, मैं अभी आया, इमरान बोला। एक बार फिर वो पहले ही की तरह उकबी रास्ते से इसकी तरफ आया। कुत्ते की लाश के करीब पहुंचकर वो इसकी गर्दन टटोलने लगा और एक आसूदा सी तवील सांस ली। अब वो इसके गले से पट्टा खोल रहा था। फिर 20 मिनट के अंदर ही अंदर वो वहां से निकल खड़े हुए। मोटरसाइकिल जहां छोड़ी गई थी वहीं मिली। सफर दोबारा शुरू हो चुका था। क्रिस्टन खामोश थी। सोचते सोचते इसका जहन थक गया था। वो ऐसा महसूस कर रही थी जैसे इसका जिस्म हल्का होकर फिजा में उड़ा जा रहा हो। सड़क सुनसान थी और मोटरसाइकिल तेज रफ्तारी के रिकॉर्ड तोड़ रही थी। सफदर हैरत से आंखें फाड़े इन पांचों लाशों को घूरे जा रहा था। इनमें से हफ रॉजर भी नजर आया। क्या ये खुद इमरान की हरकत है? इसके जहन में उभरा। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, जहन ही ने जवाब दिया। कत्ल होने वालों के हाथ बंधे हुए थे। ये इमरान का काम नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं। इमरान ही ने सफदर को फ़ोन पर हिदायत दी थी कि वो इस इमारत की निगरानी करे। अगर महसूस करे कि इमारत खाली है तो किसी तरह अंदर जाकर इसकी तस्दीक करे। तो इस तरह वो इमारत के अंदर पहुंचा था। थोड़ी देर बाद वो इमारत से बाहर आ गया। इमरान ने दोबारा राब्ता कायम करने के लिए इसको नंबर दिया था। शहर वापस आकर इसने इसी नंबर पर इमरान से राब्ता कायम किया और इसे रिपोर्ट दी। क्या ख्याल है तुम्हारा? दूसरी तरफ से इमरान की आवाज़ आई। क्या ये आपका कारनामा है? सफदर ने पूछा। होश की दवा करो, इमरान बोला। मुझे यकीन है कि आप ऐसा नहीं कर सकते आम हालात में,
सफदर ने कहा। खैर, अब दूसरा काम है, सुबह 10 बजे तक हो जाना चाहिए, इमरान ने कहा। फरमाइए, सफदर बोला। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पालतू जानवरों के शोबे से मालूम करो कि 1213 नंबर का लाइसेंस किस कुत्ते को दिया गया था, इमरान ने कहा। जरा ठहरिए, मैं नोट कर लूं, सफदर ने कहा। सुबह होने वाली थी। सफदर ने सोचा कि अब आराम का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर 10 मिनट के लिए भी लेटा तो 10 घंटे से पहले आंख ना खुलेगी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले काम में कोई दुश्वारी पेश ना आई। 5 रुपए इस शोबे के चपरासी को दिए थे और वो पीतल पास के नंबरों के जरिए कुत्ते के मालिक का पता निकाल लाया। और फिर जब सफदर अपनी गाड़ी में बैठ रहा था, एक आदमी इसके करीब आकर लिफ्ट का ख्वाहां हुआ। ज़ईफ आदमी था, इसकी सांस फूल रही थी। मुझे प्रीटो रोड तक जाना है, क्या आप इस तरफ से तो नहीं गुजरेंगे, बूढ़े ने कहा। बैठ जाइए, मैं आपको पहुंचा दूंगा, सफदर बोला। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा उम्र दराज अता करे, वो पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठता हुआ बोला। सफदर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। प्रीटो रोड से गुजरते वक्त इसने पूछा था कि गाड़ी कहाँ रोकी जाए, लेकिन जवाब ना मिला। क्या सो गए जनाब, इसने फिर ऊंची आवाज़ में इसे मुखातिब किया, और जवाब न मिलने पर गाड़ी फुटपाथ से लगाकर खड़ी कर दी। मुड़कर देखा तो हाथ पैर ढीले किए सीट की पुष्टगाह से टिका हुआ था। मुंह फैला हुआ था और आंखें बंद थीं। सांस पहले ही की तरह फूल रही थी। सफदर ने इसको घुटना पकड़कर हिलाया, लेकिन इसकी हालत में कोई तब्दीली ना आई। क्या मुसीबत है, वो बड़बड़ाया और गाड़ी से उतर आया और पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर बहुत करीब से इसे आवाज़ देने लगा, लेकिन बेसूद। क्या बात है जनाब, एक राहगीर ने चलते चलते रुककर कहा। इन साहब ने प्रीटो रोड के लिए मुझसे लिफ्ट ली थी, पता नहीं सो रहे हैं या बेहोश हो गए हैं, सफदर ने मुड़कर कहा। राहगीर और करीब आ गया। ओह, ये तो काजी साहब हैं, इसने कहा। आप जानते हैं, सफदर ने कहा। जी हाँ, वो गली के आगे वाली गली में रहते हैं, राहगीर ने कहा। बराए करम इन्हें वहां पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए, सफदर ने इसके लिए अगली सीट का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। कार दोबारा चल पड़ी। इन पर कभी कभी बेहोशी के दौरे पड़ते हैं, राहगीर बोला। तब तो हमें किसी अस्पताल का रुख करना चाहिए, सफदर ने कहा। इनके घर के किसी आदमी को भी ले ले, राहगीर बोला। जी हाँ, ठीक है, सफदर ने कहा। गाड़ी इसकी बताई हुई गली में मुड़ी और कुछ दूर चलकर रुक गई। राहगीर उतरकर एक इमारत में दाखिल हुआ और कुछ देर बाद फिर पलट आया। घर में इनकी बेगम साहिबा तन्हा है, बेटों में से कोई भी नहीं। इनका इसरार है कि काजी साहब को अंदर पहुंचा दो, वो घर पर ही डॉक्टर बुलवा लेंगे। अब आप इन्हें अंदर पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए, राहगीर ने कहा। सफदर ने बुरा सा मुंह बनाया और फिर वो दोनों बेहोश बूढ़े को हाथों पर उठाए हुए एक फ्लैट में दाखिल हुए। कमरे में सामने ही बिस्तर नजर आया और इसे लिटाकर जैसे ही सफदर सीधा खड़ा हुआ, इसकी आंखों में सितारे नाच गए। बहुत ही वजनी चीज से इसके सर पर जर्ब लगाई गई थी। फौरी तौर पर वो अपने गिरदोपेश से बेखबर हो गया। इमरान बहैसियत X2 फोन पर कैप्टन खाबर की कॉल रिसीव कर रहा था। वो बूढ़ा जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से इसकी गाड़ी में सवार हुआ था, पीटो रोड पर पहुंचकर पिछली सीट पर बेहोश पाया गया। एक राहगीर ने इसकी शिनाख्त की और सफदर को इसके घर तक लेकर गया। फिर इन दोनों ने बूढ़े को गाड़ी से निकाला और हाथों पर उठाए हुए एक इमारत में दाखिल हुए। 25 मिनट हो चुके हैं, लेकिन सफदर अभी तक इमारत से बाहर नहीं आया। नौमानी को अपनी जगह छोड़कर एक पब्लिक फोन बूथ से टेलीफोन करने आया हूँ, खाबर ने रिपोर्ट दी। ठीक है, इमरान बोला। वहीं ठहरो, इमरान तुम्हारी जगह ले लेगा। इमारत का पता बताओ। फिर दूसरी तरफ से खाबर इसे इमारत का महल वकूफ बताता रहा और कागज पर नोट करता गया। अच्छी बात है, X2 गुर्राया। तुम गधों के पीछे अगर कोई दूसरा गधा भी ना लगा हो तो तुम सब बैक वक्त गर्क हो जाओ। मैं जानता था कि ये जरूर होगा। ओवर, इसने रिसीवर क्रेडल पर रखते हुए तवील सांस ली। पिछली रात से अब तक सोया नहीं था। क्रिस्टन को एक महफूज जगह पहुंचाने के बाद अपने फ्लैट में वापस आ गया। स्केचबुक इसी के पास थी। क्रिस्टन ने इसका मुतालबा नहीं किया था और ना इमरान ही ने इससे इसकी कहानी पूछी थी। वो भी फोन के करीब से हटा भी नहीं था कि फिर घंटी बजी। इसे रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ से जुलियाना फिट्जवाटर की आवाज़ सुनाई दी। यस, वो X2 के लहजे में गुर्राया। इस इमारत पर टॉयलेट का बोर्ड लगा हुआ है जनाब। मैंने माली से इसके लिए बात की है। इसे मुझे पूरी इमारत दिखाई, कहीं कोई लाश नहीं मिली। तुम्हें यकीन है कि तुम ठीक जगह पर पहुंची थी? X2 ने कहा। बिल्कुल यकीन है जनाब, जूलिया बोली। अच्छा, इससे सिलसिला मुनक़ता कर दिया। फिर नशिस्त के कमरे में कदम रखा ही था कि यहाँ वाले फ़ोन की घंटी बजी। इसे रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से फयाज की आवाज़ सुनाई दी। क्रिस्टन का है? कौन क्रिस्टन? इमरान ने पूछा। वही आर्टिस्ट लड़की, फयाज बोला।
ओह वो घाउंच बबरा की खालिक, इमरान ने कहा। घाउंच बबरा बकवास है, इंसाइक्लोपीडिया में इस नाम का कोई परिंदा नहीं मिल सका, फयाज वसीले लहजे में बोला। अच्छी बात है, तो अब तुम उर्दू की किसी लुगात में बोर्ड तलाश करो, इमरान ने कहा। क्या बकवास है, फयाज बोला। बोर्ड पूर्वी जबान में बगोले या गर्द बात को कहते हैं। यकीन करो कि बूढ़ और बगुला कहने वाले पड़ोसी भी हो सकते हैं, ऐसे पड़ोसी के दोनों के दरमियान सिर्फ एक दीवार हाइल हो, इमरान ने कहा। जहन्नम में जाए, क्रिस्टन को कहाँ छुपाया है, फयाज गुर्राया। दिल में, इमरान ने कहा। इमरान, फयाज बोला। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, इमरान खुश्क लहजे में बोला और सिलसिला मुनक़ता करके जल्दी जल्दी लिबास तब्दील करने लगा। 10 मिनट के अंदर ही अंदर इसकी गाड़ी प्रीटो रोड की तरफ जा रही थी। गली के मोड़ से पहले इसने गाड़ी रोक दी और उतर कर इसका बोनट उठाया। इंजन पर झुके रहने के बाद फिर स्टीयरिंग पर आ बैठा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ना हुई। इसे मायूसी से चारों तरफ को देखा और आने जाने वालों से गाड़ी को धक्का लगाने की दरख्वास्त करने लगा। गाड़ी को धक्का देने वालों में सार्जेंट नुमानी भी शामिल था। इमरान ने इसे गली में मोड़ दिया। कुछ दूर पर सफदर की गाड़ी खड़ी देखकर इत्मीनान की सांस लेता हुआ बुलंद आवाज में बोला, बस। गाड़ी से उतरते हुए इसने धक्का लगाने वालों का बड़ी लज्जाजत से शुक्रिया अदा किया और फिर बोनट उठाकर दोबारा इंजन पर झुका ही था कि नुमानी करीब आकर आहिस्ता से बोला, वो अब भी अंदर है। डिस्ट्रीब्यूटर के कुत्ते तोड़ मुड़ गए हैं, इमरान सीधा खड़ा होता हुआ बोला। तो फिर मैं इस सिलसिले में क्या खिदमत कर सकूंगा, नुमानी मुस्कुराकर बोला। कुछ भी नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर में भी एक कुत्ता और एक कुतिया होनी चाहिए, इमरान ने कहा। मूड बहुत खराब मालूम होता है, नुमानी बोला। घाउंच बबरा, इमरान बोला। क्या ये क्या बला है, नुमानी ने कहा। कुछ नहीं, मुकद्दर की खराबी को कहते हैं। बाज़ औक़ात कुंवारे आदमी को भी कह देते हैं, जहाँ जैसा मौका हो, वल्ला आलम बिस्सवाब, इमरान ने कहा। कहाँ की हाँक रहे हैं जनाब, नुमानी ने कहा। और इमरान ने एक शेर पढ़ा, आलिम व फाजिल क्यों कहलाए वो जाहिल बेपीर, इन आँखों में पढ़ ना सके जो काजल की तहरीर। अल्लाह रहम करे, नुमानी ने मसमसी सी सूरत बनाकर कहा। इमरान बोला, दूसरा शेर सुनो। इसके जलवे को बहुत है हमको चशम सरमगी, हम नहीं मूसा के जाकर कोहे पे माई करें। और अब तीसरा शेर भी सुनो। कुत्तों ने किसका राह फना में दिया है साथ, तुम भी चले चलो यूं ही जब तक चली चले। अच्छा तो मैं चला, नुमानी बोला। खाबर को भी साथ ले जाना, इमरान ने कहा। तुम क्या जानो, तुम्हारा चूहा कम अज कम मुझे सारी तफसीलात से आगाह रखता है, इमरान बोला। बस जाओ, मैं भीड़ भाड़ पसंद नहीं करता। सच बताना, कभी देखा है उसे? घाउंच बबरा ही कभी नहीं देखा था। इसे देखकर कौन सा सुख पा लिया कि किसी और की तमन्ना कर सकूं। बस टाटा, इमरान ने कहा। घाउंच बबरा क्या है, नुमानी ने कहा। मेरे और कैप्टन फयाज के दिमाग का फतूर, चलते फिरते नजर आओ, इमरान बोला। हो सकता है तुम्हें मदद की जरूरत पेश आए, नुमानी ने कहा। अपनी मदद आप करने की आदत डाल रहा हूँ, जरूरी नहीं कि मददगार हर वक्त मुहैया हो सकें या मदद करने के सिलसिले में मुखलिस भी हों। मियाँ, हम तो बस अपना ही कदम देखते हैं, गधे दस्त अहल करम देखते हैं। गधे नहीं गधा, नुमानी ने कहा। वो बगैर दुम का होता है, इसलिए खारिज अज बहस है या बहस अज खारिज है, जो कुछ भी कहते हो, इमरान बोला। दफतर नुमानी चौंक कर बोला, ओहो, वो फिर बेहोश बूढ़े को उठाए हुए ला रहे हैं, लेकिन सफदर कहाँ है? मेरे खुदा, ये वो बूढ़ा तो मालूम नहीं होता, वो इतना तंदुरुस्त नहीं था, नुमानी ने कहा। इमरान इसकी तरफ मुतवज्जा होने की बजाय फिर इंजन पर झुक गया। ओहो, वो इसे सफदर ही की गाड़ी में डाल रहे हैं, लेकिन सफदर कहाँ है? नुमानी बड़बड़ाया। उधर मत देखो, इमरान इंजन पर झुका हुआ आहिस्ता से बोला। सफदर की गाड़ी इनके करीब से गुजर गई। चलो बैठ जाओ, इमरान ने बोनट गिराते हुए कहा। नुमानी बड़ी फुर्ती से अगली सीट पर बैठता हुआ बोला, बाएं जाने मुड़ी है। इमरान गाड़ी स्टार्ट कर चुका था और फिर जैसे गाड़ी मोड़ पर पहुंची, खाबर भी पिछला दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। अमे, क्या दिमाग चल गया है तुम लोगों का? इमरान सर झटक कर बोला। तेजी से चलो, मैंने करीब से देखा था, उन्होंने बेहोश सफदर पर बूढ़े आदमी का मेकअप किया है, खाबर हाँफता हुआ बोला। इमरान ने निचला होंठ दांतों में दबा लिया, कुछ बोला नहीं। इसे बहैसियत X2 इनसे कहा था, इमरान इनकी जगह लेगा, फिर भी चिमटे हुए हैं। खैर देखा जाएगा। बड़े इत्मीनान से आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं वो लोग, नुमानी बोला। जल्दी में मालूम नहीं होते। पिछली सीट से खाबर की आवाज़ आई। वो भी इत्मीनान करना चाहते हैं कि इनका ताकुब तो नहीं किया जा रहा। अगर खेल बिगड़ गया तो जिम्मेदारी तुम दोनों पर होगी, इमरान ने कहा।
तुम तो अशारी सुनाते चलो प्यारे, नौमानी हंसकर बोला। कुछ देर बाद तुम दोनों का मरसिया भी पड़ता नजर आऊंगा, इमरान ने कहा। मिर्चें चबा रखी हैं क्या? खाबर बोला। तुम लोगों ने मेरी जिंदगी तल्ख करके रख दी है, इमरान बोला। कुछ देर बाद गाड़ी गैर मुल्की मिशन अस्पताल की कंपाउंड में दाखिल हुई। ये क्या चक्कर है? नौमानी बड़बड़ाया। चक्कर नहीं, चक्रात कहो, इमरान ठंडी सांस लेकर बोला, और इसकी गाड़ी आगे बढ़ती चली गई। अस्पताल की कंपाउंड से आगे जाकर इसने गाड़ी रोकी। अब क्या करोगे? खाबर बोला। गाड़ी तुम दोनों के हवाले करके जिधर सिंह समाएंगे भाग निकलूंगा, इमरान बोला। हम दोनों तो अंदर जा रहे हैं, नौमानी ने कहा। खुदा का शुक्र है मैं बरियो जिम्मा, इमरान ने ठंडी सांस ली। वो दोनों गाड़ी से उतर गए। इमरान इन्हें फाटक में दाखिल होते देखता रहा। कुछ देर बाद भी वो भी गाड़ी से उतरा और कंपाउंड में दाखिल होकर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की तरफ चल पड़ा। और ठीक इस वक्त वहां पहुंचा जब सफदर के सर की ड्रेसिंग की जा रही थी। और अब वो बूढ़े के मेकअप में नहीं था, बेहोश भी नहीं था, एक पहियों वाली कुर्सी पर बैठा अपने सर पर पट्टी बंधवा रहा था। कोट के पिछले हिस्से पर खून के धब्बे थे। इसके बाद इसको एक इंजेक्शन दिया गया और आयनवेल चेयर दरवाजे की तरफ धकेली जाने लगी। इसे सफदर की गाड़ी तक ले जाया गया। दो आदमियों ने इसे कुर्सी से उतारकर गाड़ी में बिठाया। फिर इसकी आंखें बंद हो गईं। इसे पिछली सीट पर बिठाया गया और दो आदमी इसके दोनों तरफ बैठे। तीसरे ने स्टीयरिंग संभाल लिया था। सफदर को एक बार फिर इस वक्त होश आया जब इसके सर की ड्रेसिंग की जा रही थी, लेकिन ये होश पूरे तौर पर शऊर की बेदारी नहीं कहलाया जा सकता था, वरना वो कुर्सी से उठकर किसी न किसी तरह वहां से निकलने की कोशिश करता। दोबारा होश में आने के बाद इसने खुद को एक वसी कमरे में पाया जहां छत से कई फानूस लटक रहे थे। वो खुद एक आरामदेह कुर्सी पर नीम दराज था। दफतन दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। कुछ अजीब सा था। चौड़े शानों वाला कोताह गर्दन आदमी, थोड़ी इतनी भारी थी कि सीने तक पहुंचती मालूम होती थी। नाक ऊंची और नुकीली थी और नाक के नीचे पतले पतले भिंचे हुए होंठ एक खमदार लकीर की तरह नजर आ रहे थे। वो चंद लम्हे सफदर को घूरता रहा और फिर बोला, तुम कौन हो? जबान अंग्रेजी थी और लहजा गैर मुल्की। सफदर ने तहैयर आमेज अंदाज में पलके झपकाते हुए खुश्क होंठों पर जबान फेरी, लेकिन कुछ बोला नहीं। क्या तुम बहरे हो? वो हलक फाड़ कर धाड़ा। चीखने की जरूरत नहीं, सफदर हाथ उठाकर बोला। मैं सोचा था कि मैं कहाँ हूँ। मेरा नाम सफदर है। अब तुम बताओ कि कौन हो और मेरे साथ किस किस्म का मजाक किया गया है। मैंने इस बूढ़े खबीस को लिफ्ट दी थी। वो मेरी गाड़ी में बेहोश हो गया था। इसे इसके घर पहुंचाना पड़ा, लेकिन इसके घर वालों ने मेरे एहसान का बदला ये दिया है, सफदर ने कहा। तुम किसी कुत्ते के मालिक का पता लगाने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफातर में गए थे? वो बोला। हाँ गया था। तो फिर? सफदर ने कहा। किसने भेजा था? वो बोला। क्या बकवास है, तुम्हें आखिर इससे क्या सरोकार? सफदर ने कहा। मेरी बात का सीधी तरह जवाब दो, वरना यहाँ से जिंदा ना जा सकोगे, वो बोला। अरे तो क्या मैंने चोरी की है या डाका डाला है? मेरे गैर मुल्की दोस्त ने मुझसे दरख्वास्त की थी कि कुत्ते के मालिक का पता लगाऊं, सफदर ने कहा। गैर मुल्की दोस्त? वो बोला। हाँ, एक जिंदा दिल फ्रांसीसी, सफदर ने कहा। क्या नाम है? पूछा गया। वॉन हेग्जी। हम दोनों हर शाम टिप टॉप में मिलते रहते हैं, सफदर ने कहा। इसका पता बताओ, पूछा गया। हो सकता है वो इस वक्त भी वहीं हो, सफदर ने कहा। रहता कहाँ है? पूछा गया। ना इसने आज तक बताया और ना ही मैंने पूछा, सफदर बोला। ये कैसे तस्लीम कर लिया जाए कि तुमने इस कुत्ते के मालिक के बारे में भी इससे ना पूछा हो? पूछा गया। पूछे बगैर ही इससे बता दिया था, सफदर ने कहा। क्या बता दिया था? कुत्ता आवारा फिरता हुआ वॉन हेग्जी के हाथ लगा था। अगर वो इसे पुलिस के हवाले कर दे तो पुलिस भी इसके मालिक तक पहुंचा सकती है, लेकिन वॉन हेग्जी बराह रास्त मालिक से मिलना चाहता है। कुत्ता बेहद पसंद आया है और वो इसे खरीदना चाहता है। हो सकता है मालिक इसका ऑफर कबूल कर ले, सफदर ने कहा। तुमने देखा है वो कुत्ता? पूछा गया। मैंने तो नहीं देखा। इससे मुझसे सिर्फ तस्करा करके पूछा था कि आखिर मालिक का पता कैसे लगाया जाए। मैंने कहा ये कितनी बड़ी बात है। अगर कुत्ते के गले में पीतल पास मौजूद हो तो इसके सीरियल नंबर ही से पता लगाया जा सकता है। जाहिर है कि ये कोई ऐसी दुश्वार बात नहीं थी। चपरासी को 5 रुपए दिए और इस कुत्ते के नंबर के कुत्ते के मालिक का पता और नाम रजिस्टर से निकलवा लाया, सफदर ने कहा। कोताह गर्दन आदमी सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। वो इस तरह सफदर की आंखों में देखे जा रहा था जैसे इसके बयान को तोलने की कोशिश कर रहा हो। फिर कुछ देर बाद घुर्राया। जब तक वॉन हेग्जी हमारे हाथ ना लगे तुम्हारी गुलू खलासी नामुमकिन है। आखिर क्यों? जहन्नम में जाए वॉन हेग्जी। वो मेरा कोई रिश्तेदार है कि तुम बताओ ये अगमाल मुझे रोके रखोगे, सफदर ने कहा। इसका हुलिया बताओ, पूछा गया।
क्या ये कोई खतरनाक मामला है? सफदर ने खौफजदगी की अदाकारी करते हुए पूछा और खुश्क होंठों पर जबान फेरने लगा। अगर तुमने ना बताया तो तुम्हारी हुकूमत तुम्हें जेल में सड़ा देगी। मुझे पूरा पूरा इख्तियार हासिल है इन मामलात में। तुम्हारी हुकूमत की दरख्वास्त पर मेरी हुकूमत ने मुझे यहाँ पर भेजा है, बोला गया। ओह, तो क्या मुझसे इस सिलसिले में कोई गलती सरजद हुई है? सफदर ने कहा। यकीनन बहुत बड़ी गलती हुई है, वो जानों पर हाथ मारकर बोला। लेकिन मुझे ये कब मालूम था कि मैं तो ये समझा था कि वो सिर्फ कुत्ता खरीदना चाहता है। यहाँ अजनबी है, दफातर से इसकी वाकफियत नहीं है, लिहाजा मैंने। सफदर ने कहना चाहा। खैर खैर, अब तुम्हारा फर्ज है कि मेरा हाथ बटाओ, बोला गया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तैयार हूँ, सफदर बोला। हुलिया बताओ उसका, पूछा गया। छोटी सी सुनहरी दाढ़ी, बारीक तरशी हुई मूछें, आंखों पर रिमलेस फ्रेम वाली ऐनक, रुक रुक कर गुफ्तगू करता है और गुफ्तगू के दौरान में मुसलसल मुस्कुराता रहता है। कितनी ही पी जाए लेकिन बहकता नहीं है। मैंने कई बार आजमाया, सिर्फ आंखों से मालूम होता है कि इसे पी रखी है, सफदर ने कहा। अगर ये झूठ निकला तो? वो इसे घूर कर बोला। मैं एक मोअज़्ज़िज़ शहरी हूँ, ठहरो, मैं तुम्हें अपना कार्ड भी देता हूँ। तुम सुबह 9 बजे तक और शाम को 4 से 6 तक मुझसे मेरे घर पर मिल सकते हो। 6 बजे के बाद मैं अमूमन तफरीह के लिए निकल जाता हूँ, फिर 10 बजे से पहले वापस नहीं होती। अक्सर इससे भी ज़्यादा देर तक बाहर रहता हूँ, सफदर ने कहा और कोट की अंदरूनी जेब से अपना विजिटिंग कार्ड निकालकर इसकी तरफ बढ़ा दिया। वो इसे देखता रहा, फिर बोला। अच्छी बात है, मैं देखता हूँ कि तुम्हारे लिए रात के खाने का क्या इंतज़ाम है। नहीं शुक्रिया, मैं घर जाकर खाऊंगा, सफदर ने कहा। ऐसा भी क्या? वो उठता हुआ बोला और कमरे से निकल गया। सफदर वहीं इसी पोजीशन में आराम कुर्सी पर पड़ा रहा। इसका ख्याल था कि वो इस आदमी को मुतमईन करने में कामयाब हो गया है। तकरीबन आधा घंटा गुजर गया, लेकिन फिर किसी ने भी इसकी खबर ना ली। इसने सोचा कि अब उठना ही चाहिए। इस शख्स से इतनी गुफ्तगू करने के बाद वो कम से कम चल फिर तो सकता ही था। शायद इसके सर से बहुत ज़्यादा खून बह गया था, क्योंकि उठते ही इसने खासी नकाहत महसूस की थी। हॉल से गुजरकर वो दूसरे कमरे में दाखिल हुआ। ये भी खाली ही था। इसी तरह पूरी इमारत में चकराता फिरा, लेकिन कहीं कोई दिखाई ना दिया। बिलाखिर वो राहदारी से गुजरता हुआ दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजे के हैंडल से एक थोड़ा मोड़ा कागज चिमटा हुआ था। सफदर ने हैंडल पर हाथ रखा तो कागज इससे अलहदा हो गया। स्याह रोशनाई से कागज पर तहरीर था। अब अपने घर जाओ। अगर तुम झूठे साबित हुए तो दुनिया के किसी गोशे में भी बचकर नहीं जा सकोगे। मेरा हाथ हर हाल में तुम्हारी गर्दन तक पहुंच जाएगा। सफदर ने दरवाजा खोला और बरामदे में निकल आया। बरामदे से गुजरकर रोज तय की और फाटक पर पहुंचते ही अपनी गाड़ी भी देख ली। वो सड़क के किनारे ही खड़ी थी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।